हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का मैं वीडियो लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बीएससी एग्रीकल्चर के फंडामेंटल ऑफ एंटमोलॉजी फर्स्ट सब्जेक्ट की, जिसका कि आप लोगों का अगला जो पेपर है वो एंटमोलॉजी का है। तो इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और इस वीडियो से आप लोगों के क्वेश्चन बाहर नहीं जाने चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन और बहुत ही ज़बरदस्त ये आप लोगों की क्लास होने वाली है। तो क्लास को सबसे पहले शुरू होते ही आप लोग शेयर जरूर कर दीजिए एक बार अपने दोस्तों के साथ, और दोस्तों को बता दीजिए कि ये क्लास जरूर करके जाइएगा एक बार एग्जाम देने से पहले। आप लोगों को एंटमोलॉजी के बारे में बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो पसंद आए तो एक बार यार लाइक ज़रूर करना। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो इसलिए प्लीज़ यार आप लोगों का एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, शुरू करते हैं क्लास को। तो क्लास में देखते हैं क्लास में क्या क्या क्वेश्चंस रखे हैं। इसमें क्वेश्चंस लगभग आप लोगों के जाएंगे 100 क्वेश्चन लगभग हो जाएंगे आप लोगों के कंप्लीट इसमें। तो आप लोगों को ये क्लास एग्जाम देने से पहले जरूर करनी चाहिए। एक क्लास आप लोगों की पहले से ही चैनल पर डली हुई है, वो आप लोगों को सेकंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप लोग उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इसको पीडीएफ जो है वो आपको सुबह तक प्राप्त हो जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। उसकी लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, और चैनल के नेम से ही टेलीग्राम चैनल भी है, उसे भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और आप लोग देखिए इसमें हर तरह के क्वेश्चन रखे हुए हैं। एंटमोलॉजी की बात करते हैं तो एंटमोलॉजी क्या है। सबसे पहले कि एंटमोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एंटमोन और लोगस। तो एंटमोन का अर्थ होता है, जिसमें एंटमोन का अर्थ क्या होता है, एंटमोन का अर्थ होता है इंसेक्ट, ठीक है। और लोगोस का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, नॉलेज। नॉलेज मतलब ज्ञान होता है, तो मतलब कीट का ज्ञान, मतलब कीट विज्ञान, ठीक है। एंटमोलॉजी का पूरा का अर्थ क्या हो गया, कीट विज्ञान हो गया, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्या है कि एंटमोलॉजी कीट विज्ञान, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, एंटमोलॉजी कहा जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। आप लोग जरूर देखिए पूरी क्लास को स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी, और एक बार नहीं 2 बार बल्कि देख के जाइएगा क्लास, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि कृषि कीट विज्ञान, एग्रीकल्चरल एंटमोलॉजी क्या है कि कृषि कीट विज्ञान के अंतर्गत केवल ऐसे कीटों का अध्ययन किया जाता है जो कि फसलों से सीधे संबंधित होते हैं, ठीक है। कृषि कीट विज्ञान के अंतर्गत ऐसे कीटों का अध्ययन किया जाता है जो फसलों से सीधे संबंधित रखते हैं, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल एंटमोलॉजी कहते हैं। अब इंसेक्ट जो होते हैं, इंसेक्ट क्या होते हैं, इंसेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इंसेक्ट क्या होते हैं, तो वे जंतु जो वर्ग इंसेक्टा, मतलब जो क्लास इंसेक्टा के अंतर्गत आते हैं, जिनका शरीर 3 भागों सिर, वक्ष और उदर में विभाजित होता है, 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। वर्ग इंसेक्टा के सदस्यों को सामान्यतः कीट कहा जाता है, ठीक है। जिनका क्लास क्या होता है, इंसेक्टा होता है। इंसेक्टा के अंतर्गत जो भी जंतु आते हैं, जिनका शरीर जो होता है 3 भागों में, सिर, वक्ष और उदर, और जिसके में 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, तो ये जो इस तरीके की जो प्रकृति रखते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो सब कीट कहलाते हैं। अगला है कि मोल्टिंग। मोल्टिंग क्या है, मोल्टिंग के बारे में बात कर लेते हैं। मोल्टिंग जो है एक शब्द आता है एंटोमोलॉजी में बहुत ज़्यादा, तो इसमें बात कर लेते हैं कि कीटों के विकास के समय संपूर्ण क्यूटिकला अर्थात देहवित की सबसे बाहरी परत गिर जाती है, जिसे त्वचा निर्मोचन या मोल्टिंग कहते हैं। इसमें आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रखे गए हैं। आगे मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ थोड़ा परिचय आप लोगों को देना है, इसलिए इसके कुछ जो शब्द हैं जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनके बारे में इसमें मैं परिचय देना चाहता था, इसलिए मैंने ये आप लोगों को कुछ आगे रखे हुए हैं। इसके बाद आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें आएंगे, ठीक है। यह एक क्यूटिकला ना गिरे तो कीट का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि यह कठोर होता है। अतः जितनी बार कीट को बढ़ाना होगा है उतनी बार ही मोल्टिंग होती है, अर्थात उतनी ही बार शरीर की बाहरी परत गिर जाती है। तो इसे क्या कहते हैं, मोल्टिंग कहते हैं, ठीक है। आप लोग आराम से इसे पढ़ के जाइए, बहुत ही कायदे से बहुत ही अच्छी पीडीएफ मिलेगी आप लोगों को। इसके बाद बात करें कि एंटनी। एंटनी क्या है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना यार कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। एंटनी क्या है, तो एंटनी क्या होता है कि इसे श्रृंगिका कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं श्रृंगिका। यह कीटों के सिर पर आँखों के सामने प्रायः मध्य भाग में स्थित होते हैं। सभी प्रकार की कीटों की एंटनी का रूपांतरण अलग अलग प्रकार से होता है, ठीक है। सभी में जो क्या होता है, कीटों का जो प्रकार होता है ये अलग अलग प्रकार से इसमें क्या किया जाता है, क्या इसका रूपांतरण किया जाता है, ठीक है। अब एंटनी का जो प्रमुख कार्य होता है, अगर पूछा जाए एंटोमोलॉजी में एंटनी का प्रमुख कार्य क्या होता है, श्रृंगिका का, इसका जो प्रमुख कार्य होता है गंध का ज्ञान, स्वाद का ज्ञान, स्पर्श ज्ञान तथा ध्वनि का ज्ञान आदि होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, एंटनी के ये कार्य होते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है, किसी जीव तथा उसके वातावरण की परस्पर संबंध को पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी भी आप लोगों का एंटोमोलॉजी से ही संबंधित है।
किसी जीव या उसके वातावरण की पारस्परिक संबंध को इकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अगर जिसको इंग्लिश में पढ़ना हो तो इंग्लिश में द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एज इकोलॉजी। ठीक है, इसे इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जियोलॉजिस्ट किसने, एच रेटर ने 1868 में किया था। एच रेटर ने 1868 में इसका इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि हानिकारक कीट। हानिकारक कीट क्या होते हैं, तो हानिकारक कीट होते हैं कि ऐसे कीट जो कीटों के समूह के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि या मानव को हानि पहुंचाते हैं, हानिकारक कीटों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे कीट जो मतलब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जो मानव को हानि को पहुंचाने की, या मानव को या फिर मानव की कृषि मतलब जो फसलों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वो इस श्रेणी में आते हैं। ठीक है, हानिकारक कीट की श्रेणी में। अब इसके बाद आता है कि लाभदायक कीट। लाभदायक कीट कौन कौन से होते हैं कि कृषि कीट ऐसे हानिकारक कीट होते हैं जो, परंतु कुछ ऐसे कीट हैं जो कृषि को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाते हैं। ऐसे कीटों को लाभदायक कीट बेनिफिशियल इंसेक्ट्स कहते हैं, जैसे मधुमक्खी, लाख कीट और रेशम कीट आदि। ये क्या है, लाभदायक कीट की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। दोस्तों आप लोगों को क्लास शेयर जरूर करते रहना चाहिए, शेयर जरूर करते रहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ सकें और उन लोगों का भी लाभ हो सके, आपके दोस्तों का भी एग्जाम अच्छा जा सके। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि पीडक। पीडक जो होते हैं पेस्ट। पेस्ट क्या होते हैं, पेस्ट को हिंदी में कहते हैं पीडक। फसलों को जो भी जंतु अधिक संख्या में न्यूनतम सीमा से अधिक हानि पहुंचाते हैं, फसलों को जो भी जंतु अधिक संख्या में न्यूनतम सीमा से अधिक हानि पहुंचाते हैं, जिसका फसल पर आर्थिक प्रभाव पड़ता है, वह जंतु पीड़क या पेस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, पीड़क या पेस्ट कहलाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि पीड़क कीट मतलब इंसेक्ट पेस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो ऐसे कीट जो फसलों को आर्थिक हानि पहुंचाते हैं तथा जो कि मानव के लिए हानिकारक होते हैं, ऐसे कीटों को पीड़क कीट कहते हैं। ऐसा क्या होता है कि जो फसलों को आर्थिक हानि पहुंचाते हैं तथा मानव के लिए भी हानिकारक होते हैं, तो ऐसे कीट जो होते हैं वो इंसेक्ट पेस्ट मतलब कीट, पीड़क कीट कहलाते हैं। ठीक है, अब इंग्लिश में जिसको पढ़नी है, इंग्लिश में भी आप लोगों के लिए दी गई है कि इंसेक्ट विच कॉज इकोनॉमिक लॉस टू क्रॉप और ए न्यूसेंस एंड हेल्थ हैजार्ड टू मैन, हिज लाइफ स्टॉक और अदर ब्लॉगिंग इज नॉन एज इंसेक्ट पेस्ट। तो इसे क्या कहा जाता है, इंसेक्ट पेस्ट कहते हैं। अगला आता है कि इकोनॉमिक थ्रेश होल्ड लेवल। ये क्या होता है, इकोनॉमिक ईटीएल, जिसे हिंदी में कहते हैं ईटीएल। ईटीएल का फुल फॉर्म अगर आप लोगों से पूछा जाता है तो आप लोगों को बताना है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं कि आर्थिक दहली स्तर। आर्थिक दहली स्तर क्या होता है कि पीड़कों का वह घनत्व जिसे नियंत्रित करने की आवश्यकता है। अगर इस स्तर को पीड़कों का नियंत्रण नहीं किया गया तो यह आर्थिक क्षति EIL स्तर का कारण बनेगी। तो EIL क्या होता है, इकोनॉमिक इंज्योरी लेवल। ठीक है, अब EIL और ETL दोनों का फुल फॉर्म आप लोगों को याद रखना है। ETL का क्या होता है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, जो कि आप लोगों को यहाँ ऊपर दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं EIL। EIL क्या होता है, इकोनॉमिक इंज्यूरी लेवल। ठीक है, तो इसका भी आप लोगों को ये याद रखना है। इसकी जो परिभाषा है ये मैंने आप लोगों को बता दी, ये इसे आप लोग पढ़ लीजिए। इसके बाद बात करते हैं, ये जो परिभाषा दी गई थी ये किसके अनुसार दी गई है, यहाँ पर इंग्लिश में ईस्टर्न ETL के अनुसार दी गई है। तो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल इज द पेस्ट डेंसिटी एट विच कंट्रोल मेजर्स शुड बी अप्लाइड टू प्रिवेंट एन इंक्रीजिंग पेस्ट पॉपुलेशन फ्रॉम रीचिंग द इकोनॉमिक इंजरी लेवल। ठीक है, EIL का देखिए यहाँ पर ये फुल फॉर्म लिखा है, इकोनॉमिक इंजरी लेवल। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि इकोनॉमिक इंजरी लेवल क्या होता है। इकोनॉमिक इंजरी लेवल EIL जिसे कहते हैं EIL। ठीक है, इसके फुल फॉर्म भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो बहुत ही कायदे से इसको पढ़ना है आप लोगों को कि आर्थिक क्षति स्तर क्या है कि पीड़कों का वह न्यूनतम घनत्व जो आर्थिक क्षति पहुंचाता है, तो उसे क्या कहते हैं, इकोनॉमिक इंजरी लेवल कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट इसी क्रम में कि IPM क्या होता है। IPM इसका भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होता है। IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इसमें बात की गई है कि ये होता क्या है। तो इसको देखते हैं कि फसलों के कीटों के प्रबंधन के जितने भी संभावित स्रोत, उन सभी को एक कार्यक्रम के रूप में समन्वय कर एक साथ उपयोग करना एकीकृत कीट या IPM कहलाता है। जो फसलों की जो कीट प्रबंधन है उसमें जितने भी संभावित स्रोत होते हैं उन सभी को एक कार्यक्रम के रूप में समन्वय का एक साथ उपयोग करना, मतलब जो कीटों को प्रबंधन करने के जो तरीके हैं, उनके जो स्रोत हैं, उन सभी को इकट्ठा करना IPM कहलाता है, मतलब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है,
इसके बाद बात करते हैं कीटनाशक। कीटनाशक क्या होते हैं? तो इंसेक्टिसाइड जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंसेक्टिसाइड या कीटनाशक। तो इंसेक्ट से क्या होता है? कीट होता है, और कैडियो मतलब टू किल मतलब मारना होता है। तो इंसेक्टिसाइड इसी शब्द से बना है, इंसेक्ट और कैडियो से मिलकर बना है टू किल। तो कीटों को मारना क्या कहलाता है? कीटनाशक कहलाता है। तो ये पूरा शब्द हो गया इंसेक्टिसाइड। कीटनाशक ऐसे रसायन होते हैं जिनका उपयोग कीटों को मारने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब आप लोगों से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन जो बनता है वो किस प्रकार से बनता है कि कीटनाशक मतलब ऐसे रसायन जो कीटों को मारने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कीटनाशक कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगले की, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? तो मेटामॉर्फोसिस दो शब्दों से मिलकर बना है। मेटा मतलब चेंज और मॉर्फी मतलब फॉर्म, मतलब अपनी फॉर्म मतलब जो अपना रूप है उसके में रूप में परिवर्तन करना, मतलब अर्थात रूप में परिवर्तन करना। तो इसे क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। अपने रूप में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? कि मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। अगला क्या है कि मेटामॉर्फोसिस की क्या है कि कीटों के जीवन चक्र में अंडे से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक पहुंचने में होने वाले सभी परिवर्तनों का जो रूपांतरण होता है इसे मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो आप लोगों के मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके बाद रखे हुए हैं उनमें आप लोगों को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि जो मेन जो आप लोगों के कॉन्सेप्ट है वो मैंने यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि मेटामॉर्फोसिस क्या होता है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आप लोगों को कोई नहीं बताता है, तो इसके लिए यूट्यूब पर मैंने ही सिर्फ आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार क्लास रखी हुई है। आप लोगों से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी आप लोग क्लास को लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। आपके फ़ोन में जितने भी ग्रुप हों उन सब ग्रुप पे एक बार इस क्लास को जरूर भेज दीजिए और अपने स्टेटस पे भी लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है कि होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट क्या कहा जाता है? इस शब्द का भी बहुत प्रयोग किया जाता है, होस्ट प्लांट। तो ऐसे पौधे जिस पर कीट अथवा अन्य परजीवी आक्रमण करता है और उससे अपना आहार प्राप्त करते हैं, तो मेजबान पौधे हिंदी में कहा जाता है, इसे होस्ट प्लांट इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे पौधे जिस पर कीट अपना अन्य परजीवी आक्रमण करता है और उससे अपना आहार प्राप्त करता है तथा उसे होस्ट प्लांट कहते हैं। ठीक है, अगला आता है कि लार्वा। लार्वा क्या होता है? लार्वा के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक कीट का सक्रिय अपरपक्व रूप विशेष रूप से यह जो वयस्क से बहुत अलग होता है और अंडे और प्यूपा के बीच का चरण माना जाता है। कैटरपिलर, ग्रब, मैगट और निम्फ, ये 4 लार्वा के प्रकार होते हैं। लार्वा के जो प्रकार हैं वो आप लोगों के दे दिए गए, कैटरपिलर, ग्रब, मैगट और निम्फ, ये 4 क्या हैं? लार्वा के प्रकार हैं। अगर आपसे पूछा जाता है तो ये आप लोग याद रखना है। ठीक है, और ये जो लार्वा है ये क्या है? अंडे और प्यूपा के बीच का चरण है, मतलब अंडे और प्यूपा के जो बीच की स्टेज जो आती है वो लार्वा आती है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की कैटरपिलर क्या होता है। तो कैटरपिलर क्या है कि तितली, बटरफ्लाई, सलब, मॉथ्स, बालबर्न और बोरर गढ़ लेपिडोप्टेरा के लार्वा को कैटरपिलर कहा जाता है। क्या है? गढ़ लेपिडोप्टेरा के जो लार्वा होता है, जो लार्वा कीट होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कैटरपिलर के रूप में जाना जाता है। अगला आता है कि निम्फ। निम्फ क्या होता है? निम्फ के बारे में बात कर लेते हैं। तो निम्फ जो होता है बग्स, सफ़ेद मक्खी, एफिड, जैसिड और हेमीपिटेरा और टिड्डी, लोकस्ट, ऑर्थोपिटेरा के अपरिपक्व अवस्था तथा लार्वा को निम्फ कहते हैं। ठीक है, ऑर्थोपिटेरा के अपरिपक्व अवस्था अथवा लार्वा को क्या कहा जाता है? लार्वा को निम्फ कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ग्रब। ग्रब क्या होता है? ऑर्डर कोलियोपिटेरा के कीट जैसे बीटल्स, बीविल्स। ऑर्डर होम्योपिटेरा के कीट जैसे बीज, वॉस्प और ब्रोकोनिट्स के लार्वा ग्रब्स कहलाते हैं। ठीक है, होमेनियोपेटेरा के कीट जैसे बीज मतलब मधुमक्खियाँ, वॉस्प और ब्रेचोनिट्स के लार्वा जो होते हैं इनको क्या कहा जाता है? इनको ग्रब्स कहते हैं। ठीक है, ग्रब्स कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं मैगट। मैगट क्या होता है? मैगट, ये शब्द भी एंटोमोलॉजी में सुना होगा। मैगट क्या होता है? घरेलू मक्खी, सूट फ्लाइज, मिज। ऑर्डर डिप्टेरा के लार्वा को क्या कहते हैं? ऑर्डर जो डिप्टेरा होता है उसके अंतर्गत जो लार्वा कीट आते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको मैगट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उनको मैगट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इंस्टार। इंस्टार क्या होता है? इंस्टार शब्द इसका भी प्रयोग होता है। इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है कि निर्मोचन, मोल्टिंग, जो अभी क्रिया मैंने बताई हुई थी, मोल्टिंग क्या होता है आपको बता चुके हैं। निर्मोचन के बीच की कीट अवस्था को इंस्टार कहते हैं। निर्मोचन मतलब मोल्टिंग के जो बीच की जो अवस्था आती है उसे क्या कहते हैं? इंस्टार कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं टॉलरेंस मतलब सहनशीलता। सहनशीलता क्या होती है? सहनशीलता के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर टॉलरेंस मतलब हिंदी में कहते हैं सहनशीलता। तो सहनशीलता किसी पौधे की वह विशेषता अथवा क्षमता होती है जिसमें कीटों या रोगाणुओं की संख्या अधिक होने पर भी मेजबान पौधे या फसल को कोई क्षति नहीं पहुंचती है। ठीक है, सहनशीलता किसी पौधे की वह विशेषता अथवा क्षमता होती है जिसमें कीटों या रोगाणुओं की संख्या अधिक होने पर भी मेजबान पौधे या फसल को
कोई क्षति नहीं पहुंचती है, इसे कहते हैं टॉलरेंस, ठीक, सहनशीलता इसे कहते हैं। अब इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, द पावर ऑफ कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू टॉलरेट अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस, तो इसे क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोधिता, प्रतिरोधिता जिसे कहते हैं। तो प्रतिरोधिता पौधों की अवरोध करने की क्षमता होती है जो बहुत से आंतरिक बाह्य कारकों द्वारा संक्रमण के अवसर को प्रदान करती है। प्रतिरोधिता पौधों की अवरोध करने की क्षमता होती है जो बहुत से आंतरिक व बाह्य कारकों द्वारा संक्रमण के अवसर को क्या करती है, प्रदान करती है, ठीक है। इसके बाद ये इंग्लिश में इसकी भी परिभाषा यहाँ पर दी गई, आप लोगों को जिसको पढ़ना हो इंग्लिश में वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। अब आप लोगों के जो हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में अब यहाँ पर देखते हैं। बहुत सारे आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इसमें दिए गए हैं PDF में। तो चलिए मैं आप लोगों से इसमें बात करता हूँ कि कीट विज्ञान का जनक क्या कहता है। एंटमोलॉजी मतलब किसे, एंटमोलॉजी, फादर ऑफ एंटमोलॉजी किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन आप लोगों को दिए जा रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इसके अनुसार आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आप लोगों का B नंबर राइट होगा। विलियम किर्बी जो हैं कीट विज्ञान के जनक हैं, ठीक है। और मैंने जो ऊपर आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट समझाए हुए थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको भी आप लोगों को याद रखना है। उनमें से भी आप लोगों के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बनते हैं वहाँ से भी बनते हैं, ठीक है। आप लोग ये मत सोचिए कि ये मैंने आप लोगों को सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ा दिए, ऐसा कुछ नहीं, वहाँ से भी आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर से आप लोगों के डायरेक्ट जो सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। विलियम किर्बी हैं, ठीक है। कीट विज्ञान के जनक कौन से हैं, विलियम किर्बी हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और ज़रूर ज़्यादा ज़्यादा ज़रूर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और ठीक है, जिससे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इस क्लास में मदद मिलने वाली है। इसको देख कर रहिए आप लोग, ज़रूर एक बार एग्जाम देने से पहले ज़रूर देखना, ठीक है। और लाइक ज़रूर करिए ना, और कमेंट करके ज़रूर बताना है आप लोगों को कि क्लास आप लोगों को कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इंसेक्ट है, कीट का अर्थ ग्रीक भाषा में क्या होता है। इंसेक्ट मतलब जो कीट होता है, इसका ग्रीक भाषा में जो अर्थ होता है वो क्या होता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि एंटिमोन होता है। ऑप्शन नंबर इसका C नंबर सही होगा, एंटिमोन होगा। आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन C आपका राइट होगा कि इंसेक्ट को ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं, तो कीट कहते हैं। कीट को ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं, एंटिमोन कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कीट विज्ञान, एंटोमोलॉजी वह शाखा है जिसके अंतर्गत वर्गीकरण किया जाता है। तो एंटोमोलॉजी क्या शाखा है, एंटोमोलॉजी की वह शाखा जिसके अंदर कीटों का वर्गीकरण किया जाता है। तो अभी मैंने बताया था कीटों का वर्गीकरण किस में किया जाता है, तो ये टैक्सोनॉमी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका C नंबर राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कीटों का बाह्य शरीर कितने परतों से मिलकर बना होता है। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि कीटों का बाह्य शरीर कितनी परतों से मिलकर बना होता है। तो 3 परतें होती हैं उसमें, कितनी होती हैं, 3 परतों से मिलकर ये बाह्य शरीर कीटों का बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि कीटों के विकास के समय संपूर्ण क्यूटिकुला जो है गिर जाता है, जिसे क्या कहते हैं। संपूर्ण कीटों के विकास के समय जो संपूर्ण क्यूटिकुला जो होता है, उसका जो शरीर का जो होता है, ऊपर का जो चमड़ी होती है वो गिर जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे त्वचा विनिर्मोचन कहते हैं, मोल्टिंग कहते हैं। ये अभी मैंने आप लोगों को बताया था। मैंने क्या कहा था कि अभी यहाँ से जितने भी मैंने ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़ाए वहाँ उन सब से क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे इसका आंसर नंबर A सही होगा आपका, ऑप्शन त्वचा निर्मोचन कहते हैं, मोल्टिंग कहते हैं। अगला होगा कि कीटों का शरीर जो है कितने खंडों में विभाजित होता है। कीटों का जो शरीर है वो कितने खंडों में विभाजित होता है, तो ये भी आप लोग बता दीजिए कितने खंडों में विभाजित होता है। तो ये 3 खंडों में विभाजित होता है, ठीक है। कितने खंडों में, 3 खंडों में कीटों का शरीर जो होता है ये विभाजित होता है। अगला होगा क्वेश्चन कि कीट शरीर में कितने निम्न में से वक्ष थोरैक्स में कौन से भाग अनुपस्थित होते हैं। तो इसमें जो होते हैं कीट शरीर में क्या होता है, थोरैक्स के वक्ष जिसे हिंदी में कहते हैं, कौन कौन से भाग में पंख अनुपस्थित होते हैं। प्रोथोरैक्स में, मीसोथोरैक्स में, या मेराथोरैक्स में, या बोथ, मीसो एंड मेटाथोरैक्स। तो ये किस में होते हैं, प्रोथोरैक्स में होते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाने हैं, आप लोग ये याद रखना, ठीक है। प्रोथोरैक्स में क्या होता है, जो पंख होते हैं ये अनुपस्थित होते हैं। अगला होगा क्वेश्चन कि कीट के एंटीने को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो कीट का जो एंटीना जो अभी बताया हुआ था, श्रृंगिका है, इसको कितने भागों में विभाजित किया गया, 3, 5, 6 और 8। तो इसे कितने 3 भागों में विभाजित किया जा चुका है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका A नंबर इसमें राइट होगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है कि एंटनी का आधारीय भाग कौन सा होता है जो कि सिर से जुड़ा होता है। तो एंटनी का जो आधारीय भाग होता है वो कौन सा होता है, जो सिर से जुड़ा हुआ होता है।
तो इसे क्या कहते हैं, एंटनी का जो आधारी भाग है स्कैप कहते हैं, पेडिसल या फ्लेज्मा या इनमें से कोई नहीं, तो इसे स्कैप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे एंटनी का जो आधारी भाग होता है इसे स्कैप बोलते हैं। अगला जो होगा, अगला क्या है क्वेश्चन कि सुंडाकार सेटासेसियस प्रकार का एंटनी निम्न में से कौन से कीट में पाया जाता है, टिड्डा में, दीमक में, पल्स बीटल या कॉकरोच में। तो ये जो होता है सुंडाकार प्रकार का जो एंटनी पाया जाता है ये कॉकरोच में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट होगा, कॉकरोच। अगला क्वेश्चन होगा कि धागाकार फिलीफॉर्म प्रकार का एंटनी निम्न में से कौन से कीट में पाया जाता है। तो धागाकार जो फिलीफॉर्म प्रकार का जो एंटनी होते हैं ये किस प्रकार उसमें पाए जाते हैं, तो ये तितली में, ग्रॉसहॉपर, बीटल या मक्खी। तो ये इसका जो सही आंसर होगा वो आपका क्या होगा, ग्रॉसहॉपर होगा, जिसे कि हिंदी में क्या बोलते हैं, टिड्डा बोलते हैं। ठीक है, धागाकार फिलीफॉर्म प्रकार का जो एंटनी होता है निम्न में से किस कीट में पाया जाए, ग्रॉसहॉपर मतलब टिड्डा में पाया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि दीमक कीट में किस प्रकार की एंटनी पाई जाती है। तो दीमक कीट में जो एंटनी पाई जाती है वो पंखाकार, रोमदार, गदाकार या मुक्ताकार। तो ये जो होती है ये दीमक में पाई जाती है मुक्ताकार रूप में। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा। ठीक है, मुक्ताकार रूप में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन होगा कि कीट का जो वक्ष थोरैक्स जो होता है, ठीक, वो कितने खंडों में बटा हुआ होता है। तो कीट का जो थोरैक्स होता है वो कितने खंडों में बटा होता है, 2, 3, 4 और 5। अभी मैंने थोरैक्स पढ़ाया हुआ था, ऊपर बताया हुआ था कि जो वक्ष होता है वो 3 भागों में बटा हुआ होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि अगला क्वेश्चन क्या है कि कॉक्सा, ट्रॉन्केर, फीमर, टिबिया, टॉर्सस और प्रीटॉर्सस निम्न में से किसके भाग हैं। ये जो भाग हैं, ये जो आगे मैंने बताया, कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया, टॉर्सस और प्रीटॉर्सस निम्नलिखित में से किसके भाग हैं। तो ये टांग के भाग होते हैं। किसके, ऑप्शन नंबर डी नंबर सही होगा, टांग के भाग होते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है कि एम्बुलेटोरियल प्रकार के टांगों का रूपांतरण निम्नलिखित में से किस कीट में होता है। एम्बुलेटोरियल तो किस में होता है, चींटियों में, कॉकरोच में, जू में या झिंगुर में। तो किस प्रकार के कीटों में पाया जाता है ये बताइए आप। कॉकरोच में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट होगा। किसमें, कॉकरोच में पाए जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन होगा कि टिड्डे की पिछली टांगें रूपांतरित होती हैं। टिड्डा जो होता है ग्रॉसहॉपर होता है, इसकी पिछली टांगें जो रूपांतरित होती हैं वो किसके रूप में रूपांतरित होती हैं। तो एल्बुटोरियल, क्रूसोरियल एंड सेल्टोरियल एंड स्केनोसोरियल। तो ये किस में होती हैं, सेल्टेटोरियल में होती हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन होगा कि कीट कार्यकी के जनक, फादर ऑफ इंसेक्ट फिजियोलॉजी। ठीक, फादर ऑफ इंसेक्ट फिजियोलॉजी मतलब कीट कार्यकी के जो जनक हैं वो कौन हैं। तो वे वीवी विगलेसवर्थ हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि ईयरविक तथा चींटियों में टांगों का रूपांतरण निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है। ईयरविक तथा चींटियों में टांगों का रूपांतरण जो होता है वो किस प्रकार का होता है। तो कर्सोरियल टाइप का होता है। किस प्रकार का, कर्सोरियल टाइप का होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। ठीक, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आता है कि टैगमिना क्या है, टैगमिना जो कि पंखों के रूपांतरण का एक प्रकार होता है निम्नलिखित में से कौन से कीट में पाया जाता है। जो पंखों के रूपांतरण का एक प्रकार है तो ये किस कीट में पाया जाता है, जो होता है क्या होता है, टैगमिना किस में पाया जाता है, टिड्डा में, मक्खी में, गंधीबग में, खपराभृंग में। तो ये टिड्डा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। ठीक है, किसमें, टिड्डा में मतलब ग्रॉसहॉपर में पाया जाता है। अगला होगा कि गंधीबग में पंखों का रूपांतरण किस प्रकार होता है। तो गंधीबग में जो पंखों का रूपांतरण होता है वो किस प्रकार से होता है। तो गंधीबग में पंखों का रूपांतरण किस प्रकार का होता है। तो टैगमिना, इलेक्ट्रा, हेल्टेरस एंड हेमिलेटेरा या गंधीबग में जो पंखों का रूपांतरण होता है वो किस रूप में होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो गंधीबग में जो पंखों का रूपांतरण होगा वो किस प्रकार का होगा। इसमें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रा टाइप का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि कॉर्डो निम्न में से किसका एक भाग है। कॉर्डो जो होता है ये किसका भाग होता है। तो ये मैक्सक्ला का भाग होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि मधुमक्खियों में किस प्रकार के मुखांग, माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। तो मधुमक्खियों में किस प्रकार के जो मुखांग होते हैं वो किस प्रकार के पाए जाते हैं। बिटिंग एंड च्यूविंग एंड लैपिंग टाइप, पर्सिंग एंड सकिंग टाइप एंड स्पॉन्गिंग टाइप।
तो च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप जो होते हैं ये मधुमक्खियों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। ठीक है। माउथ पार्ट्स मुखांग, खाने और चबाने वाले जो अंग होते हैं उन्हें कहा जाता है मुखांग। और शिफोनिंग टाइप का मुखांग निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? शिफोनिंग प्रकार का जो होता है ग्रब्स मैगिट, मच्छर, घरेलू मक्खी या तितलियों में? तितलियों तथा मौत में पाया जाता है। किस प्रकार का? शिफोनिंग टाइप का मुखांग। ठीक। अगला क्वेश्चन होगा कि रिप्टोरियल प्रकार की टांगों का रूपांतरण किस में होता है? रिप्टोरियल प्रकार की टांगों का जो रूपांतरण होता है वो किस में होता है? झींगुर में, मैग्नेटस टिड्डे में या मधुमक्खी में? तो ये होता है मेंटिस में होता है। किस में होता है? मेंटिस में होता है। ठीक। इसके बाद बात करते हैं कि निम्नलिखित में से फसलों को कौन सा कीट नुकसान नहीं पहुंचाता है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट जो है जो फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। अब आप लोगों को इसके आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा ऐसा कीट है इनमें से जो पहला ऑप्शन है हैरी कैटरपिलर, दूसरा है टिड्डा, तीसरा है सफ़ेद मक्खी और अगला जो आंसर है ऑप्शन डी है मधुमक्खी। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे आप लोगों को बताना होगा कमेंट बॉक्स में कि इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा कि निम्नलिखित में से फसलों में कौन सा कीट नुकसान नहीं पहुंचाता? हैरी कैटरपिलर, टिड्डा, सफ़ेद मक्खी और मधुमक्खी। ठीक। इसका आंसर आप लोगों को क्या करना है कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है कि ग्रॉस हॉपर में किस प्रकार की एंटेनी पाई जाती है? ग्रॉस हॉपर जो अभी बताया था टिड्डा, ग्रॉस हॉपर में किस प्रकार की जो एंटेनी होती है वो श्रृंगिका होती है, वो किस प्रकार की होती है? तो फिलीफॉर्म प्रकार की पाई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा कि फल मक्खी फ्रूट फ्लाई का संबंध किस फैमिली से है? तो फ्रूट फ्लाई का जो संबंध है वो किस फैमिली से होता है? तो ये भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि टेप्री ट्राइपेडी या टेफ्रिटी फ्रूट फ्लाई का संबंध किस फैमिली से है? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। ठीक है। ट्राइफेडी नाम के फैमिली में पाया जाता है इसका। टिड्डे में टांगों का रूपांतरण जो होता है वो किस प्रकार से होता है? टिड्डे में एल्बुटोरियम, सेल्टाटोरियम एंड फोसेरियल एंड नेटोरियल। तो इसमें किस प्रकार का होता है? सेल्टाटोरियल प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन होगा कि कॉकरोच में किस प्रकार की टांगों का रूपांतरण पाया जाता है? कॉकरोच में किस प्रकार की टांगों का रूपांतरण जो होता है वो पाया जाता है? तो वो एल्बुलेटोरियल टाइप का जो रूपांतरण होता है टांगों का ये पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि मेंटिस में किस प्रकार की टांगें पाई जाती हैं? तो मेंटिस में किस प्रकार की टांगें पाई जाती हैं? तो मेंटिस में जो पाई जाती हैं वो रेप्टोरियल टाइप की पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा। रेप्टोरियल टाइप की टांगें पाई जाती हैं। ठीक है। अगला जो होगा ज्वाइंट वाटर बग में किस प्रकार की टांगें पाई जाती हैं? तो ज्वाइंट वाटर बग में जो पाई जाती हैं वो आपकी नेटाटोरियल प्रकार की टांगें पाई जाती हैं। ठीक। नेटाटोरियल प्रकार की पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि मोल क्रिकेट में किस प्रकार की टांगें पाई जाती हैं? मोल क्रिकेट जो होता है, मोल क्रिकेट मतलब जो झींगुर होता है उसमें किस प्रकार की टांगें पाई जाती हैं? तो फेसोरियल टाइप की पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। ठीक। मोल क्रिकेट में फेसोरियल टाइप की टांगें पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि तोरिया की फसल में आरा मक्खी फ्लाई की कौन सी अवस्था जो होती है जो हानि पहुंचाती है? तो कौन सी अवस्था होती है? प्रारंभिक अवस्था होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि दीमक में किस प्रकार की एंटेनी पाई जाती है? दीमक में किस प्रकार की? तो मोलिनीफॉर्म प्रकार की जो होती है एंटेनी, इसमें श्रृंगिका जो होती है मोलिनीफॉर्म प्रकार की पाई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा कि हॉर्लेट प्रकार का एंटेनी निम्न में से किस कीट में पाया जाता है? तो हॉर्लेट प्रकार का जो एंटेनी होता है श्रृंगिका जो होती है वो किसमें? मैंगो मिलीबग में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर यहाँ पर दिया गया है, सही है कि मैंगो मिलीबग में ठीक पाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं कि सेरेट प्रकार का एंटेनी निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो सेरेट प्रकार का एंटेनी निम्नलिखित में से किस कीट में पाया जाता है? तो ये किस में पाया जाता है? ये पल्स बीटल। किस में पाया जाता है? पल्स बीटल में पाया जाता है। सेरेट प्रकार का एंटेनी जो होता है ये पल्स बीटल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा कि मधुमक्खी में निम्नलिखित में से किस प्रकार की एंटेनी पाई जाती है? तो मधुमक्खी, ये जो फेमस कीट है, मधुमक्खी में किस प्रकार की एंटेनी पाई जाती है? तो ये गेनिकुलेट प्रकार की पाई जाती है। किसकी? गेनिकुलेट प्रकार की। ऑप्शन नंबर इसमें डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि टिड्डा अपना अंडा कहाँ देती है? तो टिड्डा जो होती है ये अपना अंडा कहाँ देती है? तो ये मिट्टी में अपना अंडा देती है। ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन से कीट के कारण गन्ने में अधिक हानि होती है? तो कौन से कीट के कारण होती है? जो ऑप्शन दिए गए लाल चींटी, टिड्डा, हरा फुदका, गन्ने का पायरिल्ला। तो यहाँ पर सीधे सीधे दिया गया कि गन्ने का जो पायरिल्ला कीट है इसके कारण गन्ने में ज़्यादा हानि होती है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन होगा आपका कि कीटों इंसेक्ट्स के रक्त ब्लड को क्या कहा जाता है। तो इंसेक्ट के जो रक्त ब्लड होते हैं इनको क्या कहा जाता है, तो इनको हीमोलिम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोलिम्फ कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया कि कीटों में श्वसन क्रिया के दौरान श्वसन क्रिया के लिए फेफड़े नहीं होते बल्कि उनके स्थान पर श्वास नलिकाएं होती हैं। इन श्वास नलिकाओं को क्या कहा जाता है? जो श्वास नलिकाएं होती हैं इनको क्या कहा जाता है? इनको क्या कहा जाता है? तो इनको ट्रेकिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वास नलिकाएं जो होती हैं इनको ट्रेकिया कहा जाता है। क्वेश्चन क्या था एक बार और देख लीजिए कि श्वसन में कीटों में श्वसन क्रिया के लिए फेफड़े नहीं होते हैं बल्कि उनके स्थान पर श्वास नलिकाएं होती हैं। इन श्वास नलिकाओं को क्या कहते हैं? कीटों में श्वसन करने के लिए जैसे मनुष्य में फेफड़े होते हैं तो उनके पास फेफड़े नहीं होते, उसके स्थान पर क्या होता है? ट्रेकिया होती है, जिसके द्वारा वो श्वसन क्रिया को पूरा करते हैं। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ट्रेकिया से कई शाखाएं, ट्रेकिया से कई शाखाएं व उपशाखाएं जुड़ी रहती हैं। इन उपशाखाओं को क्या कहा जाता है? ट्रेकियोलस, ट्रंक्स या स्पाइरल्स या इनमें से कोई नहीं। तो ट्रेकियोल्स, इनमें क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। उन्हें क्या कहा जाता है? ट्रेकियोल्स कहा जाता है। जो ट्रेकिया से जुड़ी हुई शाखाएं तथा उपशाखाएं होती हैं उन्हें ट्रेकियोल्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से निम्न में से जनन रिप्रोडक्शन का वह कौन सा प्रकार है जिसमें कीटों में भ्रूण परिवर्तन मादा कीट के अंदर ही हो जाता है तथा ये अंडों के बजाय लार्वा अथवा निम्फ उत्पन्न करते हैं। तो लार्वा अथवा निम्फ उत्पन्न करते हैं। तो ये किसमें लार्वा अथवा निम्फ उत्पन्न करते हैं? बहुभ्रूणता में, अनिषेक जनन में, सजीव प्रजता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है वो सी नंबर है कि सजीव प्रजता में जो क्या होता है? विविपेरिटी में होता है। अब क्वेश्चन क्या था कि कौन सा कीट का प्रकार है रिप्रोडक्शन के समय कौन सा प्रकार कीटों का भ्रूण परिवर्तन मादा कीट के अंदर ही हो जाता है तथा अंडों के बजाय लार्वा अथवा निम्फ में उत्पन्न करते हैं। ठीक है। तो इसे कहा जाता है जब कीटों में अंडों का निषेचन हुए बिना उसका परिवर्धन पूर्ण हो जाता है तो इसे इस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं? जब कीटों में अंडों का निषेचन हो जाता है तो उनका परिवर्धन जो पूर्ण हो जाता है इस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं? अनिषेक जनन, बहुभ्रूणता, सजीव प्रजता या क्या कहते हैं? अनिषेक जनन इसे कहा जाता है। ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। अनिषेक जनन इसमें कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब एक ही अंडे से दो या उससे अधिक भ्रूण पैदा हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जब एक ही अंडे से दो या उससे अधिक के भ्रूण पैदा होते हैं तो वह क्या कहलाता है? अनिषेक जनन, बहुभ्रूणता या सजीव प्रजता या एक ऑप्शन और ऑप्शन डी और है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है पॉलीमेम्ब्रियोनी, मतलब बहुभ्रूणता होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि जब नर तथा मादा दोनों प्रकार के जनन अंग एक ही कीट में मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पॉलीएम्ब्रियो या फिर पार्थिनोजेनेसिस या विविपेरस या हेर्माफ्रोडिज्म। तो हेर्माफ्रोडिज्म होता है इसका। ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर राइट होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि कीटों में प्रकाश ज्ञापक अंग मतलब फोटो रिसेप्टर ऑर्गन्स के अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं? साधारण नेत्र, संयुक्त नेत्र, एंटनी या ए और बी दोनों। तो इसमें क्या होता है? ए और बी दोनों आएंगे, मतलब साधारण नेत्र और संयुक्त नेत्र जो होते हैं ये क्या होते हैं? आपके फोटो रिसेप्टर ऑर्गन्स के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद होगा नेफ्रोसाइट्स निम्न में से किससे संबंधित है? तो नेफ्रोसाइट्स किससे संबंधित होता है? ये उत्सर्जन से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि कीटों के जीवन चक्र में अंडे से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक पहुंचने का चक्र या परिवर्तन क्या कहलाता है? कीटों के जीवन चक्र में अंडे से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक पहुंचने का जो चक्र होता है इसे क्या कहते हैं? मोल्टिंग कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, फॉर्मेशन या इचाइडिस कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट लाभदायक कीटों की श्रेणी में नहीं आता है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा कीट है जो लाभदायक कीटों की श्रेणी में नहीं आता है? तो कौन सा नहीं आता है? तो इसमें कौन सा नहीं आता है? लाख कीट, रेशम कीट या सफ़ेद मक्खी या मधुमक्खी। तो लाभदायक कीट की श्रेणी में कौन सा कीट नहीं आता है बताइए? इसमें सफ़ेद मक्खी जो होती है ये लाभदायक कीट की श्रेणी में नहीं आती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है सिल्वर फिश के जीवन चक्र किस प्रकार का रूपांतरण होता है? तो इसमें किसका प्रकार का होता है? तो इसमें दिया गया ऑप्शन में आपका नंबर 1 में दिया गया सिंपल मेटामॉर्फोसिस, दूसरा दिया गया एंटेनी एमेटामॉर्फोसिस, तीसरा दिया गया सी नंबर में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस या डी नंबर में दिया गया इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। तो इसमें बी नंबर राइट होगा कि एमेटामॉर्फोसिस होगा, मतलब रूपांतरण रहित जो होता है इस प्रकार का जो सिल्वर फिश में होता है जीवन चक्र में रूपांतरण होता है। अगला होगा कि कीटों में रूपांतरण साधारण कहलाता है। तो साधारण रूपांतरण जो होता है कीटों में वो क्या कहलाता है? अपूर्ण रूपांतरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर राइट होगा। ठीक है।
अगला क्वेश्चन होगा कि कीटों में दो त्वचा निर्मोचन मतलब मोल्टिंग के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं? तो इसे स्टेडियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा, इसे स्टेडियम बोला जाता है। अगला क्वेश्चन होगा कि कीटों में मोल्टिंग के दौरान पुरानी क्यूटिकल का एपिडर्मिस से अलग होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो एपोलोसिस या इचाइडिस या मेटामॉर्फोसिस या स्टेडियम कहते हैं। तो इसे एपोलिसिस कहा जाता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन एक बार देख लीजिए कि कीटों में मोल्टिंग के दौरान पुरानी क्यूटिकल का एपिडर्मिस से अलग होने की क्रिया क्या कहलाती है? तो एपोलिसिस कहलाती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि साधारण रूपांतरण मतलब सिंपल मेटामॉर्फोसिस में कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 2, 3, 4 और 5। तो कितनी होती हैं? इसमें 3 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? 3 जो होती हैं अंडा, निम्फ तथा प्रौढ़ होती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट होगा। 3 आप लोगों की जो इसमें फेज होती हैं वो होती हैं। अगला होगा कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में 2, 3, 4, 5 कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो ये इसमें 4 होती हैं। 4 कौन कौन सी होती हैं? अंडा, लार्वा, प्यूपा तथा प्रौढ़ पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि टिड्डे ग्रॉसहॉपर में किस प्रकार का मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है? तो इसमें जो मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है टिड्डे ग्रॉसहॉपर में, तो सिंपल मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। ठीक है, साधारण रूपांतरण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा तितलियों में बटरफ्लाइज में किस प्रकार का मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है? तो तितलियों में जो पाया जाता है ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस मतलब पूर्ण रूपांतरण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें बी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि तितली के प्यूपा को क्या कहा जाता है? तो तितली का जो प्यूपा होता है इसे क्या कहते हैं? उसे क्राइसेलिड कहा जाता है। ठीक है, क्राइसेलिड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि डिप्टेरा गढ़ के लार्वा को क्या कहा जाता है? तो डिप्टेरा गढ़ के जो लार्वा होता है इसे मैगट बोला जाता है। ठीक है, मैगट बोला जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा ड्रैगन फ्लाई निम्फ को क्या कहते हैं? तो ड्रैगन फ्लाई जो निम्फ होता है इसे क्या कहते हैं? इसे नायड कहते हैं, नायड कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि वर्गीकरण विज्ञान टैक्सोनॉमी में निम्न से कौन सा विभाग बड़ा है? तो वर्गीकरण विज्ञान में कौन सा विभाग बड़ा होता है? फाइलम, क्लास, ऑर्डर एंड फैमिली। तो इसमें जो सबसे बड़ा होता है वो ए नंबर पर होता है। ये जो फाइलम है ये सबसे बड़ा होता है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। द्वैनाम पद्धति बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के में जीवों का नाम निम्नलिखित में से किससे मिलकर बना होता है? तो स्पाइसिस प्लस फैमिली नेम, इसमें ऑप्शन दिए गए स्पाइसिस प्लस फैमिली नेम, जेनेरिक नेम प्लस स्पाइसिस एंड सी नंबर में फाइलम प्लस फैमिली नेम और डी नंबर में है जेनेरिक नेम एंड ऑर्डर। तो इसमें क्या दिया गया है कि जेनेरिक नेम एंड स्पेसिस जो दी जाती है आप लोगों की ऑप्शन नंबर बी नंबर इसमें राइट होगा। दो नाम पद्धति में पहले क्या दिया जाता है? जेनेरिक नेम दिया जाता है, इसके बाद क्या दी थी? स्पाइसिस दी जाती है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में टिड्डा निम्नलिखित में से कौन सी फैमिली कुल के अंतर्गत आता है? तो किसमें आता है? तो ये आता है इसमें एरिडिडी। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर इसमें राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि सिल्वर फिश में कौन से गढ़ के अंतर्गत आती है? तो सिल्वर फिश जो होती है ये किस गढ़ के अंतर्गत आती है? ओडोनाटा, हेमीपेटेरा, लेपिडोपेटेरा या थाइसानुरा। तो ये आती है थाइसानुरा फैमिली के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा सिल्वर फिश कौन से गढ़ के अंतर्गत आती है? ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया आपका, थाइनेसुरा फैमिली से आती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं किस जीव तथा उसके वातावरण के मध्य संबंध कहलाता है? किसी जीव तथा उसके वातावरण के संबंध का जो संबंध होता है वो क्या कहलाता है? रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड दियर इन्वायरमेंट इज नोन एज जूलॉजी, पारिस्थितिकी, इन्वायरमेंट, इनमें से कोई नहीं। तो इसे मैंने अभी आप लोगों को कॉन्सेप्ट में बताया हुआ था, इसे इकोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा कि लाभदायक कीटों बेनिफिशियल इंसेक्ट की श्रेणी में आते हैं। तो बेनिफिशियल इंसेक्ट की श्रेणी में कौन कौन से कीट आते हैं? मधुमक्खी, रेशम कीट, लाख कीट या उपरोक्त सभी। तो इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा उपरोक्त सभी आते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट होगा। तो दोस्तों ये आप लोगों के लगभग कम से कम मैंने 100 क्वेश्चन करा दिए हैं एंटोमोलॉजी के। तो आप लोगों को सेकेंड सेमेस्टर वालों को कोई प्रॉब्लम अब नहीं होनी चाहिए। और इस क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आप लोगों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जिससे उनकी भी मदद हो सके। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप लोगों को क्लास कैसी लगी। और ऐसी ही क्लास अगर आप लोग हर सब्जेक्ट की या किसी भी सब्जेक्ट की अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।